Good morning, all of you. Look your book. आज गद्य में दूसरा लेसन लहासा की ओर। लहासा एक स्थान है, तिब्बत की राजधानी है, हिमालय पर्वत पर बसा हुआ एक शहर है। यह हिमालय की चोटियों में बसा एक शहर तिब्बत की राजधानी है। और लहासा की ओर इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी कभी उधर भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें कौन कौन सी बस्ती मिली, कैसे दुर्गम पहाड़ियाँ मिली, कैसे सुंदर रमणीक स्थान मिले, कितनी ऊंची नीची पहाड़ियाँ मिली, उन सब का वर्णन करते हुए आज के पाठ में लिखे हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जहाँ से वो गुजर रहे हैं, नेपाल से तिब्बत जाने का एक मुख्य रास्ता है। परिकलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, परिकलिंगपोंग एक स्थान है, जब वह रास्ता नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। फौजी चौकियां और किले माने जहां पर सैनिकों को रहने का स्थान था, उसे चौकी बोलते हैं। जिनमें कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जहां कभी कभी चीनी पलटन माने चीन के सैनिक रहा करते थे, उस स्थान पर ये बने हुए थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। पहले जहां सैनिक रहा करते थे, अब सैनिकों की शिविर या सैनिकों की चौकियां नष्ट हो गई है। वहां काफ़ी किसान अपना रहने का मकान बना लिया है। और ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त माने चीनी सैनिकों का एक किला था, जिसको वहाँ के लोगों ने छोड़ दिया था। वहाँ कुछ दुकानें हो गई थी। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। रास्ते में जाते समय राहुल सांकृत्यायन जी चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, कुछ आराम की भी बातें हैं। जहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। तिब्बत की कल्चर माने परंपरा ऐसी है, वहाँ जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। औरतें वहाँ पर्दा नहीं करती, माने जैसे हमारे हिंदुस्तान में घूंघट बनाती हैं, ये सब परंपरा वहाँ नहीं थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी की डर से भी घर के भीतर नहीं आने देते थे। हाँ, वहाँ चोर ज़्यादा रहते। चोर क्यों रहते हैं? जहाँ गरीब लोग होते हैं वहीं चोरी करते हैं। जिसके पास खाने के लिए वस्तुएं होंगी वो चोरी क्यों करेगा? सही बात है ना। तो वहाँ दुर्गम पहाड़ियों पर खेती करने की ज़मीन नहीं थी। लोग खाने पीने के लिए परेशान थे। पहले के ज़माने में कोई रात में परेशान व्यक्ति आता था तो लोग अपने घर में उसे रहने का बसेरा, भाई यहीं आराम करो, कल तुम्हें जहाँ जाना हो जाना, रोक लेते थे। लेकिन हो सकता है हम जिसको रोक रहे हैं वो कहीं चोर डकैत न हो, इस भय से लोग वहाँ उसे रोकते नहीं थे। पर आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। लेकिन वहाँ कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरी परंपरा दिखाई दी कि चाय वाला घर में घुस करके घर की बहू या सासू या किसी प्रकार की औरत को अपनी चाय या कोई वस्तु दे सकता है। हमारे आप यहाँ अगर आता है तो हम लोग उसे बाहर रख लेते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी और मक्खन और सोडा नमक दे देगी। मैंने वहाँ की ऐसी कल्चर की कहानी बता रहे हैं। उस रास्ते पर आप जा रहे हैं, वहाँ इस तरह वस्तुएं मिल सकती हैं। आप वह चाय चोंगी
में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बराबर बना देते हैं। वह चाय चोंगी में कूट कर, जैसे हमारे आपके यहाँ अदरक भूनते हैं, उसे खून करके चाय के रंग की बना करके दे देते हैं। मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको चाय देगी। जैसे हमारे यहाँ कुल्हड़ या पुरवा बोलते हैं, तो वहाँ कुल्हड़ पुरवा में टोटी लगी होती है, उसमें रख करके आपको चाय देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर के चोंगी में चाय रखकर मथ कर ला सकते हैं। वहाँ की ऐसी कल्चर, ऐसी व्यवस्था है। बैठक माने बैठका, जैसे हमारे आपके यहाँ कोई अतिथि बाहरी समाज के लोग आते हैं, तो घर से बाहर दरवाजे पर एक बैठने का स्थान, मढ़ा इत्यादि कुछ बनाते हैं ना, तो वह स्थान अगर चूल्हे से दूर है, कोई बात नहीं, अगर चूल्हे के नज़दीक है, तो आप स्वयं रसोई में जा कर के चाय को ढंग से बना के पी सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाय वहाँ की ऐसी है कि चाय पी रहे हैं, नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका अर्थ यह है कि राहुल सांस्कृत्यायन जी तिब्बत से नेपाल जाने वाली रास्ते पर सैर कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो रास्ते में जो कल्चर उन्हें दिखाई दी, ऊंची नीची पहाड़ियाँ दिखाई दी, उस पर कैसे कैसे चीनी सैनिकों के बसेरे हैं, दुर्ग हैं, किला हैं, इन सब का वर्णन करते हुए वो बता रहे हैं। आगे कहीं चीनी सैनिकों का बसेरा उड़ गया, चीनी सैनिकों का शिविर जो बनता है, कैंप, वो हट गया, तो कुछ लोग वहाँ आबाद हो गए, माने वहाँ के निवासी वहाँ बस गए, और वहाँ भिखमंगे ज़्यादा टहलते हैं, गरीब स्तर के लोग भिखमंगों को अपने घर पर आने नहीं देते, डर के नाते कि चोर या डकैत न हो। कुछ दूर जाने के बाद और अगर आगे बढ़ते हैं, चाय की दुकान दिखाई देती है, तो वहाँ लोग चाय अपने आप बना करके पिलाते हैं। अगर आपके मन की चाय नहीं है तो आगे आप खुद उसमें मथ करके चोंगी में डाल देते हैं और आप टोटी युक्त बर्तन में आपको पिलाते हैं। पर्यटक चीनी किले में जब हम चलने लगते हैं, चीन देश का किला जो चीन के सैनिकों ने छोड़ दिया है, पर्यटकों ने छोड़ दिया है, जब हम चलने लगते हैं तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हाँ, तब एक आदमी वहाँ राहदारी माने, राहदारी नहीं समझते, जो वहाँ का मुखिया होगा, गुंडा टैक्स लेता है। इंडिया में भी ऐसी व्यवस्था है, हमारे क्षेत्र में आओ, इतना पैसा दे दो तो जाओ, बिना मतलब का, तो वहाँ इसको राहदारी कहते हैं। राहदारी मांगने आया, हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। शायद उस दिन हम थोगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोगला एक स्थान है, उसके पहले शायद पहुंच गए। यहाँ भी सुमित की जान पहचान के आदमी थे, वहाँ भी साधारण जान पहचान के लोग आदमी थे। यहाँ की बोल भाषा, कल्चर, वाणी सभ्यता से मिलती जुलती थी। भिखमंगे भी रहते थे, ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। कुछ दूर जब गए आगे, वहाँ दूसरी कल्चर मिली, जैसे हमारे भारत में ही है, क्या जौनपुर में ही है, अपने ज़िले में। यहाँ हम आप इस तरह बोल रहे हैं, जौनपुर के पूरब चले जाइए, अइला गैला खैला कि नहीं, ऐसे बोलते हैं, होता है ऐसा ना। तो वहाँ कुछ आगे बढ़ने पर दूसरी कल्चर मिली। कुछ और आगे गए तो भिखमंगे रहते थे, ठहरने की अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते लौटे थे, तब भिखमंगे नहीं थे। 5 साल पहले जब कुछ रास्ते पर गए थे तो वहाँ उसमें भिखमंगे नहीं थे, आज भिखमंगे बहुत हो गए। एक भद्र यात्री के वेश में, भद्र यात्री माने बहुत गरीब व्यक्ति, चिथड़ा खुराक पहने, ऐसा
यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें यहाँ रहने की जगह नहीं दी। 5 साल पहले जब हम आए थे, एक साधारण गरीब व्यक्ति की बात घोड़े पर बैठ करके, तो लोग मुझे यहाँ रहने की कोई जगह नहीं दिए। लेकिन आज कल्चर वहाँ की सुधर गई है, अब लोग रहने की जगह भी दे रहे हैं। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह भी नहीं दी। जब हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे, बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, छंग में छाछ पी करके बहुत कम होश हवास दुरुस्त हो जाया करते थे। कहने का मतलब कि 5 साल पहले जब हम साधारण गरीब व्यक्ति जैसा कपड़ा पहन के घोड़े पर बैठ के आए थे, लोग मुझे भिखमंगा समझ लिए होंगे, यहाँ रहने की जगह नहीं दिए। आज मैं आया, यहाँ लोग रहने की अच्छी जगह भी दे रहे हैं, मेरी सेवा भी कर रहे हैं। ये सब कौन बातें कर रहे हैं? ये सब कौन लोग बात कर रहे हैं? राहुल सांस्कृत्यायन। फिर देखिए, परित्यक्त चीनी किला से जब हम आगे चलते हैं, एक आदमी राहदारी मांगते हुए आया। राहदारी माने मेरे क्षेत्र में आए हो, यह मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मुझे इतना पैसा दे के आगे जाइए। तो हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उन्हें दे दी। शायद उसी दिन हम थोकला के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ भी सुमित की जान पहचानने के आदमी थे, भिखमंगे भी रहते थे, ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। माने इसके पहले 5 साल पहले जब हम आए थे तो ठहरने की जगह नहीं थी। आज चले जाइए, कहीं लोग रुकने नहीं देते थे। आज हम गांव के एक गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोग की उस वक्त मनोवृत्ति ऐसी थी, खासकर शाम के वक्त लोग छांग पी करके रह जाते थे। अब हमें सबसे विकट डाढ़ा ठोगला पार करना था। एक दुर्गम पहाड़ी है डाढ़ा ठोगला, जो पार करना था वह तिब्बत के आगे है। डाढ़ा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। माने खतरा मतलब बहुत ऊंची नीची दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर वह तिब्बत शहर बसा हुआ है। ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव ग्राम एकदम नहीं दिखाई दे रहा था। एकदम सुनसान वीरान था, जहाँ रास्ते पर चलने में मुझे भय सा लग रहा था। बहुत दूर तक चोर डाकुओं का काफ़ी डर था। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी सजा भी मिल सकती थी। माने आगे तिब्बत के रास्ते पर बहुत खतरनाक मोड़ थे। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर तिब्बत शहर बसा था, जहाँ नदी नालों का मोड़ इतना खतरनाक था, चलना दुर्भर था। कई कोस जोजन दूर तक घर गांव इत्यादि आदमियों का बसेरा नहीं दिखाई दे रहा था। निर्जन स्थान था, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार के खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं कर पाती थी। वहाँ गवाह भी नहीं मिल सकता था। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। डकैत पहले वहाँ आदमी को मार डालता था, ये नहीं देखता कि इसके पास पैसा है कि नहीं। डकैत पहले आदमी को मार डालता था, उसके बाद देखते हैं कि पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। अर्थात बहुत दुर्गम और खतरनाक स्थान था। पहाड़ियाँ थी, दर्रे थे, घाटियाँ थी। चोर डकैत के छिपने की अच्छी वहाँ जगह थी, इसलिए साधारण आदमी जाने से वहाँ डरता था। थैंक यू।